हेलो। नमस्ते अनीता आंटी, कैसी हैं आप? अपनी इकलौती और लाडली बहन ज्योति की सास अनीता जी को फोन लगाकर राहुल ने पूछा। हाँ राहुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर सब कैसे हैं? और ज्योति वो कैसी है? तबीयत ठीक है ना उसकी? अचानक आए फोन से घबराकर अनीता जी ने अपनी बहू का हाल जानना चाहा। हाँ आंटी जी, सब ठीक है, ज्योति भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, तो बस इसीलिए फ़ोन किया था। थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए राहुल ने कहा, दिक्कत क्या हुआ बेटा? आंटी, दरअसल रजनी की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और आप तो जानती हैं कि रजनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसीलिए रजनी को उनके पास जाना पड़ेगा और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि ज्योति अकेली घर पर रहे। इसीलिए अगर हो सके तो क्या इस बार डिलीवरी आपके यहाँ पर हो सकती है? वैसे पिछली बार की तरह इस बार भी डिलीवरी मायके में ही होती, लेकिन दिक्कत ही ऐसी आन पड़ी है और मम्मी भी नहीं है। गंभीर होते हुए राहुल ने अनीता जी को अपनी व्यथा बताई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ज्योति को भिजवा दो। माना कि हमारे घर की बहू की डिलीवरी मायके में ही होती है, लेकिन अब मुश्किल ही ऐसी आन पड़ी है तो कोई कर भी क्या सकता है। ठीक है बेटा। राहुल की व्यथा को समझते हुए अनीता जी ने ज्योति को वापस ससुराल आने तथा ससुराल में ही डिलीवरी होने की बात पर सहमति जता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मेरी बात को समझने के लिए। अब क्या करूं, मेरी अपनी माँ तो इस दुनिया से चली गई है। अब तो रजनी की माँ ही मेरी माँ है और उनका ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। चलिए रखता हूँ आंटी, धन्यवाद। इतना कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो ज्योति खड़ी थी और फ़ोन रखते ही उसने सवालों की बौछार कर दी। भाई, तुम चाहते क्या हो? जबरदस्ती बिना किसी बात के तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? भाभी की मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ है और तुमने जबरदस्ती मेरी सास को बहाना मार दिया कि भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो वहाँ जा रही हैं। यह क्या बात हुई भला? अगर आप अपनी इकलौती बहन को रखना ही नहीं चाहते थे तो डिलीवरी के लिए बुलाया ही क्यों? उसी समय मना कर दिया होता। मुझे पता है यह जरूर भाभी का ही किया धरा होगा, उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। वह तो चाहती ही नहीं होगी कि मैं यहाँ पर डिलीवरी के लिए आऊँ, इसीलिए तो यह सब कुछ प्रपंच रच दिया उसने। काश कि आपको यह प्रपंच समझ में आते। सही कह रही हो ज्योति, काश यह प्रपंच मुझे पहले समझ में आ जाते तो तेरी भाभी के साथ मैं कभी गलत नहीं होने देता। गंभीर होते हुए राहुल ने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप भैया? सही कह रहा हूँ ज्योति। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तू जो अपनी सहेली से पिछले आधे घंटे से बात कर रही थी ना फोन पर, वह सब कुछ मैं सुन चुका हूँ। क्या कह रही तू उससे? कि मेरी भाभी तो मुझे फूटी आंख नहीं सुआती, मैंने तो उन्हें खूब परेशान किया है, माँ के साथ मिलकर मैंने उनको खूब सताया है। मुझे तो वह पसंद ही नहीं है, लेकिन भैया लव मैरिज करके उसे ले आए हैं, इसीलिए हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ज्योति, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर रही हो, बल्कि वह तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। तुम्हारे और माँ के हजारों ताने सहे हैं उसने। क्या क्या नहीं किया तुमने उसके साथ। वो जब मुझे कुछ कहती तो मैं हमेशा उसे यही कहता था कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उन लोगों को तुम्हारी खूबियाँ दिखाई देगी, लेकिन ना ही उसकी खूबियाँ तुम्हें दिखाई दी और ना ही कभी माँ को दिखाई दी। यहाँ तक कि माँ के चले जाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। अरे ज्योति, कम से कम यह तो सोच लेती कि माँ पापा तो चले गए, लेकिन अब मेरा मायका भैया भाभी से ही रोशन है, तो फिर क्यों मैं अपनी भाभी से बुरा व्यवहार करूं? हाँ, यह सब बातें तुम्हें जरूर समझ आई, लेकिन तब जब
तुम्हें यह पता चला कि तुम दोबारा माँ बनने वाली हो और डिलीवरी के लिए तुम्हें मायके जाना पड़ेगा, तब जरूर तुमने अपनी भाभी पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया और वह बेवकूफ नाटक को प्यार समझ बैठी। तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना उसने शुरू कर दिया। तुम्हारे आने से लेकर बच्चे की डिलीवरी और डिलीवरी के बाद का सारा सामान उसने इकट्ठा कर लिया। न जाने किस किस से क्या क्या पूछ पूछ कर तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करने में लग गई। हाँ, एक बार उसके मन में यह बात जरूर आई थी कि तुम इतना प्यार बरसा रही हो, ये सच है या केवल दिखावा। तब मैंने उसे कहा था कि शायद माँ के जाने के बाद ज्योति अब तुम्हें प्यार और सम्मान देकर रिश्ते सुधारना चाहती है। इस सब के बावजूद भी आज तुम अपनी दोस्त से अपनी भाभी की बुराइयां कर रही थी, लेकिन तुम ये भूल गई थी ज्योति कि तुम खुद अपनी करतूतों का काला चिट्ठा खोल रही हो, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपनी भाभी का सम्मान नहीं करती हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी सास को यह कह दिया कि रजनी की मम्मी की तबीयत खराब है और अब वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। कुछ पल रुककर राहुल ने फिर कहना शुरू किया, ज्योति, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारी सास के आगे एक बहाना रख दिया है, उसी तरीके से तुम भी अपनी भाभी के आगे कोई ढंग का बहाना रख दो और चली जाओ यहाँ से। कम उसे तो इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी यह ननंद उसकी सगी नहीं बन सकी। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम केवल चलने की तैयारी करो। राहुल अपनी ही लय में सब कुछ बोले चले जा रहा था और ज्योति यह समझ चुकी थी कि उसकी हरकतों की वजह से आज वो अपना मायका हमेशा के लिए खो चुकी है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद भाभी ने यह सब कुछ नहीं सुना हो, लेकिन अफसोस दरवाजे की ओट में खड़ी रजनी सब कुछ सुन चुकी थी। एक तरफ उसे दुख हो रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी ननंद नहीं बदली है, ना ही उसका व्यवहार बदला है और ना ही वह अपनी भाभी को सम्मान देना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे खुशी हो रही थी कि आज राहुल के सामने पूरी असलियत आ चुकी है। थोड़ी देर बाद बहुत ही साधारण तरीके से रजनी ने घर में प्रवेश किया, मानो उसे कोई भी बात की जानकारी नहीं हो। अगली सुबह ज्योति राहुल के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। ज्योति ने अपनी सास की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर भाभी से विदा ली और भाभी रजनी ने भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर मुस्कुराते हुए ज्योति को ससुराल भेज दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। हमारी कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।